जब मैं सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा था। काफ़ी वक्त के बाद सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ब्रश करते वक्त मैं रुकी और अपनी अलमारी में लगे कपड़े देखने लगी। मैं आज रात की डेट के लिए एक परफेक्ट ड्रेस ढूंढ रही थी। एक बुरे ब्रेकअप और 5 महीनों तक उस पर रोने के बाद आज रात मैं एक डेट पर जाने वाली थी। मेरी सभी ड्रेसेस में से काले रंग की ड्रेस ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने उसे बाहर निकाल कर रख दिया और सोचा कि बाद में इसे प्रेस करूंगी। फ्रेश होने के बाद मैं किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने गई। मैं इस छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स न्यू जर्सी में रहते हैं और 1 साल पहले मैं यहाँ रहने आ गई। जिस लड़के को मैं पहले डेट कर रही थी वो मेरे पड़ोसी का बेटा था और बहुत ही घटिया इंसान। पर जेसन उसके जैसा नहीं है, वो अलग है। हम दोनों को मिले अभी बस 1 ही हफ्ता हुआ है। मैं वॉलमार्ट में घर के सामान की खरीदारी कर रही थी जब हमारी ट्रॉलीज एक दूसरे से टकरा गई। हमारी नजरें मिली और हम बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। उसके देखने के अंदाज में कुछ तो था जिसकी वजह से उसका चेहरा मेरे दिमाग में छप गया था। हमने इधर उधर की बातें की और फिर उसने सामान मेरी गाड़ी तक रखवाने में मेरी मदद भी की। फिर वो अपने रास्ते चला गया और मैं अपने घर की तरफ, ये सोचते हुए कि वो कितना हैंडसम है। 3 दिन बाद मैं अपने काम पर जा रही थी जब मैंने अपने पीछे से आती हुई एक जानी पहचानी आवाज सुनी। जब मैं मुड़ी तो मैंने देखा कि वो जेसन था। वो एक काले रंग का ट्रक चला रहा था। उसने मुझसे बात करने के लिए ट्रक धीरे किया। उसने कहा कि वो भी उसी तरफ काम पर जा रहा है और मुझे रास्ते में छोड़ देगा। बिना किसी संकोच के मैं उसके साथ चले गई और अब आज रात हम अपनी पहली डेट के लिए मिलने वाले हैं। जेसन वक्त का पाबंद है और बाकी लड़कों की तरह वो मुझे इंतजार नहीं करवाता। इसीलिए मैंने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और डेट की तैयारी में लग गई। मैं सोच रही थी कि कौन सी हील्स पहनूं कि मेरा फोन बजा। हाय मॉम, कैसी हो? कोई बहुत खुश लग रहा है। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। क्या तुम किसी से मिली? क्या? नहीं। आप क्यों? कियारा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बताओ मुझे उसके बारे में। कुछ भी नहीं है बताने के लिए। आज हम अपनी पहली डेट पर जाने वाले हैं। वो एक अच्छा और डिसेंट लड़का है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा। तो क्या ये सिर्फ एक डेट होने वाली है? मॉम, ठीक है, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में और दखल नहीं दूंगी। अब तुम बड़ी हो चुकी हो। बस ख्याल रखना कि अगर बात कुछ आगे बढ़ी तो सुरक्षा का इस्तेमाल जरूर करना। मॉम प्लीज, अब मुझे जाना है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ओके? तुम्हारा दिन अच्छा रहे। बाय कियारा। जबकि मैं उन पर इतना आगे तक सोचने के लिए चिल्लाई, पर वही बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली, खुद को शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, इतनी चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। पूरी दोपहर मैंने खुद को तैयार करने में निकाल दी। आखिर जब मैं अपनी काली ड्रेस और उससे मिलते जुलते काले जूते पहनकर तैयार हुई तो मैं खुद को आईने के सामने देखकर खुश होने लगी। मैंने खुद पर बेहद खुशबूदार इत्र छिड़का और तभी मेरे घर के नीचे एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई। मैं जल्दी से खिड़की की तरफ भागी और मैंने देखा जेसन वक्त रहते ही आ गया था। मैं नीचे गई और वो मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकला। तुम एक अप्सरा की जैसी लग रही हो। शुक्रिया। मैं उसके साथ आकर बैठी। मुझे लगा कि रेस्टोरेंट के लिए निकलने से पहले वो मुझे किस करेगा, पर जेसन मुस्कुराया और फिर गाड़ी चलाने लगा। अब तक मैं इतना तो समझ गई थी कि जेसन टची लड़का नहीं है और मुझे उस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी। हर कोई समाज के सामने इस तरह करना पसंद नहीं करता। हम ओशन ग्रिल गए और वहां पर हमने एक कोने में टेबल लिया जिससे हमें एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिले। मैं खुश हूँ कि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। मैं भी। मैंने उससे अपने बचपन के बारे में बात की और अपने हाई स्कूल के बॉयफ्रेंड के बारे में, और जिंदगी में पहली बार मुझे एक ऐसा लड़का मिला जो मेरी बात सुन रहा था। जेसन ने कभी मुझे बीच में नहीं टोका और ना ही मेरी बातों से वो परेशान हुआ। मैं बहुत खुश थी कि कितने ध्यान से उसने मेरी बातें सुनी और मेरी जिंदगी में दिलचस्पी दिखाई। उसने मुझे बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछे, जैसे कि मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, कितने टाइम से मैं अकेले रह रही हूँ, क्या मैं अपने आसपास ज्यादा लोगों को जानती हूँ, मैं कितनी बार अपने परिवार से मिलने जाती हूँ, एटसेट्रा। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानती और इस दुनिया में अगर कोई मेरा ख्याल रखता है तो वो सिर्फ मेरी मॉम है। मैंने उसे बताया कि मैं अपने काम की जगह पर भी ज्यादा लोगों से बात नहीं करती और मैं हमेशा से ही एक शांत लड़की रही हूँ। उसने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान दी और कहा, अब तुम मुझे जानती हो। पहली बार उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और उसके स्पर्श से मैं खिल उठी।
खाना खाने के बाद हम जेसन की गाड़ी में बैठे और उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलना चाहोगी? हम कुछ और वक्त साथ बिता सकते हैं। हम नेटफ्लिक्स पर कुछ देख सकते हैं और साथ में बियर पी सकते हैं। मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी। मैं कुछ वक्त के लिए रुकी और फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं एक शांत लड़की ज़रूर हूँ, पर इतनी बुद्धू नहीं कि इतना भी ना समझ पाऊँ कि आजकल नेटफ्लिक्स एंड चिल का मतलब क्या होता है। दरअसल ना कहने का कोई कारण नहीं था। जेसन एक हैंडसम लड़का था और अमीर भी। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो हो सकता है कि यह रिश्ता आगे बढ़ जाए। हाईवे से निकलकर हम एक धूल भरी सड़क पर आ गए। एक तरफ मैं खेत देख पा रही थी और दूसरी तरफ जंगल। मैं नहीं जानती थी कि तुम शहर से बाहर रहते हो। हाँ, मेरे दादाजी यहाँ रहते थे और अब ये मेरी जगह है। 15 मिनट तक और गाड़ी चलाने के बाद हम एक लकड़ी के घर के बाहर आ पहुंचे। जबकि वो घर बाहर से पुराना और जंग खाया हुआ लग रहा था, पर अंदर से वो काफी सुंदर और गर्म था। मैं देखकर हैरान रह गई कि वो घर कितना अच्छे से सजा हुआ और साफ था। आमतौर पर एक अकेले रहने वाले लड़के के घर को इतना साफ सुथरा देखने की उम्मीद नहीं होती, पर जेसन हर चीज का विशेष ध्यान रखने वालों में से था। कमरे में से एक तेज रूम फ्रेशनर की खुशबू थी। मैं समझ गई थी कि जेसन ने मुझे अपने घर पर बुलाने का प्लान डिनर से पहले ही बनाया हुआ था। उसने मुझे अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठाया और टीवी की एक बड़ी स्क्रीन चालू कर दी। नेटफ्लिक्स के रेड लोगो ने पूरे कमरे में रोशनी कर दी और उसकी आवाज से कमरा गूंज गया। अलग अलग सीरीज का कंटेंट सामने दिखने लगा। सजेशन में दिख रही सीरीज से मैंने अनुमान लगाया कि जेसन को क्राइम थ्रिलर पसंद है। मैं मूवीज चेक कर रही थी जब जेसन अपने हाथ में 2 बियर लेकर कमरे में आया। तुम क्या देखना चाहोगी? ऐसा कहते हुए उसने मेरे हाथ में एक बियर की बोतल दी और मैंने कहा, लगता है कि तुम्हें क्राइम थ्रिलर्स देखना काफी पसंद है। वो रहस्यमय तरीके से हंसा और बोला, जिंदगी में बिना रोमांच के क्या मजा। मैं मुस्कुराई और मैंने बियर का एक सिप लिया। उसने एक वेब सीरीज देखने की सलाह दी जिसका नाम था यू। ये एक ऐसा लड़के के बारे में था जिसका पीछा करने की आदत उसे काफी अलग अलग चीजें करवाती थी। वेब सीरीज स्टार्ट हुई और जेसन ने लिविंग रूम की लाइट्स बंद कर दी। एक खाली घर में उसके साथ बैठने पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसी तरह 5 मिनट के बाद वो मेरे करीब आया और उसने मुझसे कहा, क्या ये गलत होगा अगर मैं तुम्हें किस करूं कियारा? मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं। उसने मुझे किस किया और मैंने भी उसे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ने लगे, जेसन रुका और उसने कहा, मुझे वॉशरूम जाना होगा, यही इंतजार करो, मैं अभी आया। वो वॉशरूम गया और मैं यहाँ एक्साइटेड हो गई कि आखिरकार वो वक्त आ ही गया। 1 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गए। मैं इंतजार करती रही पर जेसन नहीं लौटा। ये सोचकर कि यह काफी अजीब है, मैं अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि मैंने देखा दरवाजे के नीचे के हिस्से से लाल रंग का गाढ़ा तरल बह रहा था। मैंने धक्का देकर दरवाजे को खोला तो देखा कि जेसन जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सर के पीछे चोट लगी हुई थी और उसके आसपास खून था। यह समझना मुश्किल नहीं था कि किसी तरह उसका पैर फिसला और गिरने से उसके सर पर चोट लग गई। मैं उसकी तरफ भागी। वो कांप रहा था और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। उसकी आंखें मुझे घूरने लगी और फिर वो अपने खून से घुटने लगा। ओह माय गॉड, मैं कुचलाती हूँ, इंतजार करना जेसन। मैं घर में लगे इमरजेंसी बटन को ढूंढने लगी ताकि जल्द से जल्द मदद मिल सके। वॉशरूम के बगल में मुझे एक और कमरे का दरवाजा दिखा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मैं कॉल बटन को दबाने ही वाली थी कि मैंने आसपास देखा। ये क्या जगह है? सीलिंग से कुछ चेन लटकी हुई थी और उन पर यातना के उपकरण लगे हुए थे। वहां बांस के डंडे, हथकड़ी, एक बड़ी से काले रंग की टेबल जिस पर नोकीली सुइयां पड़ी थी। उस कमरे को सिर्फ और सिर्फ यातना के लिए बनाया गया था। एक कोने में एक कैमरा भी पड़ा था, शायद होते हुए को रिकॉर्ड करने के लिए। उस कमरे में वीडियोस भी थी। मैंने कॉल बटन नहीं दबाया और वो कैमरा चेक करने लगी। एक एक करके मैं उन वीडियोस को देखने लगी और मैंने पाया कि जेसन उस कमरे में लड़कियों पर अत्याचार कर रहा था। तो ये थी उसकी नेटफ्लिक्स एंड चिल डेट। मासूम लड़कियों को नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने के बहाने अपने घर लाना और फिर उन्हें इस नरक में धकेल देना। क्या उसने इन लड़कियों का कत्ल भी किया था? मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं एक साइको के साथ उसके घर पर उसकी अगली शिकार बनकर आई थी और अब वो खुद जख्मी हालत में अपने ही वॉशरूम में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मैंने भगवान को मुझे जिंदा रखने का शुक्रिया अदा किया और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। जेसन अभी भी वहीं था और उसके मुंह से खांसते हुए खून निकल रहा था। मैं उसकी तरफ झुकी और मैंने उससे पूछा, क्या तुम यहाँ लड़कियों पर अत्याचार करके उन्हें मार देते हो? मदद करो मेरी, कियारा।
जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते तब तक नहीं। मुझे माफ कर दो, पर मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने वाला था। अचानक से ही ना जाने क्यों मुझे उसकी बात पर यकीन करने की इच्छा हुई। शायद उसे वाकई मुझसे प्यार हो गया था। मैंने उसे वहां से उठने में मदद की और उसे लिविंग रूम के सोफे पर बैठा दिया। उसके सर से अभी भी खून निकल रहा था। मैंने अपने कपड़ों का एक हिस्सा फाड़कर उसकी चोट पर लगा दिया। फिर मैंने इमरजेंसी कॉल बटन दबाया और उनकी मदद से उसे हॉस्पिटल ले गई। जेसन को सर पर टाँके लगे और इस चोट की वजह से उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया। एक हफ्ते बाद मैं उसे उसके घर वापस ले आई और इस बार वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। फिर मैं उसे उस टॉर्चर रूम में ले गई। उसे वहां रखने के लिए मुझे एक पिंजरा बनाना पड़ा। जब मैंने उसे उस पिंजरे में बंद किया तो वो अपने होश में नहीं था। एक दिन शायद वो इस बेहोशी की हालत से उठेगा और बताएगा कि वो सब झूठ था। वो मुझे भी अपना शिकार बनाने ही उस दिन अपने घर लाया था। पर अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे किसी और लड़की के पीछे नहीं जाने दूंगी। नेटफ्लिक्स की उस वेब सीरीज से प्रेरणा लेकर मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए उस कमरे में बंद कर दूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा।